Hello everyone. I had give you two videos on the basis of fundamental unit of life, that is cell, of the 9th class biology. In the previous video I had already discussed about cell wall and plasma membrane. What is the difference between plasma membrane and cell wall? Now I will discuss about nucleus. What is the nucleus? Nature and occurrence of the nucleus. आप सभी न्यूक्लियस के बारे में केमिस्ट्री में भी सुना होगा। ऐसे ही अब हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है। आप लोगों ने जर्नल भी सुनते होंगे कि सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, तो उसकी एक्टिविटी क्या है, उसका फंक्शन क्या है, कैसे क्या होता है उसके अंदर, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जो न्यूक्लियस होती है लार्ज होती है और हमेशा ये याद रखना सेंट्रली लोकेटेड बॉडी होती है, यानी हमेशा सेल के सेंटर में प्रेजेंट होती है। जो न्यूक्लियस होती है वो दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। जो मेम्ब्रेन के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। न्यूक्लियर एनवलप के बीच में जो स्पेस होता है, यानी दो मेम्ब्रेन के बीच के कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियर एनवलप बोला, और दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप होता है उस गैप को क्या कहते हैं? उस गैप को बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो वो स्पेस था वो ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है? कनेक्ट होता है। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा कि न्यूक्लियर एनवलप यानी जो ये टू मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन के कॉम्बिनेशन को क्या बोला गया? न्यूक्लियर एनवलप बोला गया। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, इसमें दिखाया हुआ है कि जो न्यूक्लियर एनवलप है वो यहाँ से स्टार्ट है, कनेक्ट किया गया है। किससे कनेक्ट किया गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये बना हुआ है इसको क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम आगे सेल ऑर्गेनेलिज में डिस्कस करेंगे, या ये बोल सकते हैं ये पॉइंट है जहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट होता है या कनेक्ट होता है न्यूक्लियर एनवलप से या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जो उसके बीच में स्पेस है उससे कनेक्ट किया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम आगे देखते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं बीच में गैप दिया हुआ है, इस गैप को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। यहाँ जैसे कि आप क्लियर देख पा रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। न्यूक्लियर पोर क्या करता है? प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर एनवलप के साथ, कनेक्ट रहता है, और जो न्यूक्लियर एनवलप है उसके पास क्या है? न्यूक्लियर पोर भी होते हैं, और साथ में क्या होता है? जो लिक्विड दिया हुआ है उस लिक्विड का क्या नाम है? न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये लिक्विड दिया हुआ है, इस लिक्विड को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और जो न्यूक्लियर एनवलप है वो इन सब चीज इनको क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। और एक बात और, ये मेन फंक्शन क्या है न्यूक्लियर एनवलप का, कि जो ये न्यूक्लियस है यानी ये न्यूक्लियस का मटेरियल है, और जो सेल के बाहर न्यूक्लियस के बाहर आउटसाइड में साइटोप्लाज्म होता है, जो लिक्विड कंटेंट होता है सेल का, आगे डिस्कस करेंगे। उन दोनों को क्या करता है? सेपरेट करता है, यानी जो इस न्यूक्लियस को और जो साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है उन दोनों को मिक्सअप करने नहीं देता है, तो उनको सेपरेट करने में न्यूक्लियर एनवलप हेल्प करता है। अब आप आगे देख पा रहे हैं कि जो न्यूक्लियर पोर्स है वो क्या फंक्शन करते हैं? अलाउ करते हैं मटेरियल को न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के इन और आउट में हेल्प करते हैं। जैसे ये न्यूक्लियर पोर है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, तो मटेरियल को इन और आउट आने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके पास भी दो बॉडी प्रेजेंट होती है, यानी उनको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलस। और जो मटेरियल होता है उसको क्रोमेटिन कहते हैं। जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोलस। और जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला गया है? क्रोमेटिन। आगे देखते हैं कि जो न्यूक्लियोलस है वो एक या एक से ज्यादा मेम्ब्रेन से, यानी उसके एक मेम्ब्रेन हो, दो मेम्ब्रेन हो, ऐसा कोई मैटर नहीं है, या मेम्ब्रेन से बाउंडेड भी नहीं हो सकता है। एक बात यहाँ पे ये आती है कि जो न्यूक्लियोलस है यहाँ पे या तो एक मेम्ब्रेन हो सकती है या फिर एक से ज्यादा, या ना भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेम्ब्रेन हमेशा ही प्रेजेंट होती है।
और इसका फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोलस को क्या बोला जाता है, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्यों बोला जाता है कि यहाँ पे जो राइबोसोम्स हैं वो फॉर्मेशन यहाँ पे होती रहती है, और जो राइबोसोम्स हैं उनका क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसाइज कहां पर होती है सबसे ज्यादा, न्यूक्लियोलस में, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, ये हमेशा याद रखना है। और वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस में होते हैं। आगे देखते हैं, हमने पीछे देखा क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जेनेटिक मटेरियल से कंपोज्ड होता है। जेनेटिक मटेरियल दैट इज द डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि क्या नाम है, जिसका हिस्टोन होता है। हिस्टोन को क्या प्रोटीन होता है जो क्रोमेटिन मटेरियल में प्रेजेंट होता है। जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो उनके पास रिपीटिंग सब यूनिट्स होती है जिसका क्या नाम है, न्यूक्लियोसोम्स बोला जाता है। डीएनए मॉलिक्यूल अराउंड होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल के। जैसे डीएनए मॉलिक्यूल है, आप लोग जानते हो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, नहीं जानते हो तो भी मैं बता देती हूँ, हेलिकल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और वो जो प्रोटीन है हिस्टोन उसके डिस्क के अराउंड फैला हुआ होता है, क्वाइल्ड रहता है। डीएनए क्या करता है, डीएनए का फंक्शन क्या होता है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन, नेसेसरी इंफॉर्मेशन, किसके लिए, सेल फंक्शन के लिए या ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए सेल को फर्दर टू इन द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में यानी सेल डिवाइड हो सके, फर्दर चेंजेस आ सके, इन सब के लिए क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। जो डीएनए का एक सिंगल सेगमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, जीन बोला जाता है। और जो क्रोमैटिन होता है, दो और दो से ज्यादा रिबन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम बोला जाता है। डिफरेंस दिया हुआ है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियोलस का। न्यूक्लियस क्या होती है, यूकैरियोटिक में रिप्रेजेंट करती है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो और न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, वेल स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है। न्यूक्लियोलस कंपोनेंट है किसका, न्यूक्लियस का, यानी न्यूक्लियोलस उसके अंदर प्रेजेंट होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। कवर्ड होता है टू मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियोलस कवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट भी। कंट्रोल करता है स्ट्रक्चर वर्किंग ऑफ सेल्स का, और ये सिंथेसाइज करता है क्या, राइबोसोमल सब यूनिट, या हम कह सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। हम आगे देखते हैं, हमें क्रोमोसोम के बारे में बात क्या, क्रोमैटिन के अंदर। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, विजिबल होते हैं ओनली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की प्रोसेस है माइटोसिस, मियोसिस, बाद में डिटेल में करेंगे और किसी वीडियो में। क्रोमोसोम कंटेन करता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी करती है। क्रोमोसोम दो पार्ट से बना होता है, डीएनए और प्रोटीन। डीएनए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है जो सिंगल स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। क्रोमोसोम के पास दो आर्म होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दो आर्म है, और जो दोनों आर्म है वो किससे अटैच्ड होती है, एक सेंट्रल बॉडी है, सेंट्रल बॉडी का क्या नाम है, सेंट्रोमियर। जैसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सेंट्रोमियर क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है जो पर्टिकुलर शेप देता है क्रोमोसोम को, और उसकी पोजीशन को आइदर जैसे क्रोमोसोम है या तो एक्सट्रीम तक बड़े भी हो सकते हैं, रीजन तक जा सकते हैं, उसको टेलोमियर कहते हैं। क्रोमैटिड्स के बारे में पढ़ते हैं। जब सेल डिवाइड होता है, रेप्लिकेट होता है, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बनता है, यानी एक साथ दो डुप्लीकेशन होता है क्रोमोसोम का। जब डीएनए मॉलिक्यूल अपनी ही बॉडी को दोबारा बना देता है उसको डुप्लीकेशन कहते हैं। जब टू कॉपी बनती है क्रोमोसोम की, रिमेन अटैच होते हैं किससे, सेंट्रोमियर से, उनको क्या बोला जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मिडल बॉडी को सेंट्रोमियर बोला जाता है, और एक सिंगल स्टैंड क्या है, क्रोमोसोम आर्म है। जब इसके साथ दो बॉडी जुड़ जाती है, दो आर्म बॉडी जुड़ जाती है, तो उनको क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। ये आइडेंटिकल होती है जैसे कि क्रोमिडा एज इट इज होती है। जब सेल डिवीजन होती है तो आपस में ये सेपरेट हो जाती है, सेपरेट होने के बाद इनको डुप्लीकेशन इंडिपेंडेंट हो जाती है और इनको डॉटर क्रोमोसोम बोला जाता है। जैसे जब डिवीजन हो गया, यहाँ पे सेल डिवीजन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होने के बाद जो दो अलग अलग डॉटर क्रोमोसोम बन गए। अब हम देखते हैं डिप्लॉयड हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे क्रोमोसोम के नंबर है फिक्स नहीं होते हैं, सब में फिक्स नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे किसी में दो है, तीन है, चार है, कितने भी है, सारे उस ऑर्गेनिज्म में इतने ही, ऐसा नहीं है। बट सब ऑर्गेनिज्म के हिसाब से अपने अपने फिक्स होते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एस्कैरिस और राउंडवर्म में इनके अंदर मिनिमम 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और सभी स्पीसीज में अपने अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। आप लोग जानते हो ह्यूमन बीइंग में आप लोगों ने सुना भी होगा 46 क्रोमोसोम होते हैं।
44 ऑटोजोम्स होते हैं, 2 सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, अभी आगे बताते हैं। और जब इन ईच बॉडी, सभी बॉडी में ऐसा नहीं है कि एक के अंदर हो गया तो दूसरे के अंदर नहीं, सभी के अंदर ऐसा होता है। और ये ऑलवेज पेयर के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। जब पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उनको डिप्लॉइड बोला जाता है। और फुल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड द डिप्लॉइड सेल, या उनको बॉडी बोलते हैं। तो बॉडी सेल्स इन ह्यूमन बींग्स आर द डिप्लॉइड। हमेशा ह्यूमन बींग के अंदर जो क्रोमोजोम नंबर होता है वो डिप्लॉइड फॉर्म में होता है। जैसे कि सेट है एक का तो 46 है, तो हाफ कितना हो गया 23। तो हाफ वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड बोलते हैं। उन सेल को क्या बोला जाता है? हैप्लॉइड सेल बोला जाता है। जो गैमिट्स ह्यूमन बींग्स आर द हैप्लॉइड। गैमिट का मतलब यहाँ पे ये है कि जब रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है तो जो सोमेटिक सेल्स होती है मेल के स्पर्म्स और फीमेल के ओवम, जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, मेटिंग होती है दोनों में इन द फॉर्म टू द फॉर्म ऑफ द डिप्लॉइड, यानी जाइगोट की फॉर्म में होता है, तो तब उनमें डिप्लॉइड आ जाती है। अदरवाइज जब उससे पहली स्टेज क्या होती है, दोनों अलग अलग होते हैं, तो हैप्लॉइड स्टेज होती है। जो 46 क्रोमोजोम होता है सभी के अंदर 46 ही होता है, डिप्लॉइड फॉर्म में हो गया। और पेयर में प्रेजेंट होते हैं 23 क्रोमोजोम्स। जब आरबीसी लॉस कर देती है अपनी न्यूक्लियस को तो सबसे ज्यादा क्या कैरी करती है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन इनका और आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना। जब फ्लोएम सिव ट्यूब्स प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्ट सुक्रोज वगैरह का, तो लॉस कर देते हैं ऑर्गेनेलीज न्यूक्लियस को, तो उसको फ्लो करने में आसानी हो जाती है। फंक्शन न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कैरी करते हैं, रिमूव्ड करते हैं सेल्स वगैरह को। और जब सेल्स वगैरह न्यूक्लियस नहीं होती है तो सेल क्या हो जाती है? ड्राई अप हो जाती है। रेगुलेट करते हैं सेल साइकिल को। और जो ट्रांसमिशन करते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सेल साइकिल माइटोसिस मियोसिस जो प्रोसेस होती है दोनों को कंप्लीट करते हैं। और वन क्रोमोजोम से 2 इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमेटिड बना देते हैं, डॉटर क्रोमोजोम बना देते हैं। तो ये प्रोसेस उनके अंदर कंप्लीट होती रहती है। और जो इंफॉर्मेशन है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन अपने पेरेंट्स से उनके बच्चे के अंदर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरी करते रहते हैं। आई होप सो आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। लाइक और शेयर कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए, कोई भी न्यू वीडियो बनाई जाए तो आप लोग उनको देख पाए, उनको मिस ना करें। तो आई होप सो सब समझ पाए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।